हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो ये नीट 2020 सॉल्यूशन का हमारा फोर्थ पार्ट है और इसमें हम लोग मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2 मीटर। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो जे कैप में है और जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है के कैप में। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि ओरिजिन के अबाउट निकालना है और ये हो गया हमारा 0,0, ठीक है। और जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 3 जे कैप। अगर हम लोग इसको आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं और के ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जो फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का वो है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है हमारा 3 न्यूटन का और ये, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए खुद से पॉज करके। तो इसका अब आई होप आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। तो चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। तो ये टॉर्क क्या होता है, सबसे पहले टॉर्क होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा क्योंकि बहुतों से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे इसमें टॉर्क का, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये है काफ़ी आसान क्वेश्चन, लेकिन बस मैं इसमें थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा आर वेक्टर के ऊपर कि हम लोग आर वेक्टर कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहले हम लोग डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो आर वेक्टर मेरा किस ओर आएगा, वो हो जाएगा मेरा के कैप की ओर और फोर्स क्या है जे कैप। तो जे क्रॉस के क्रॉस जे क्या हो गया, वो हो गया माइनस के। तो अगर आपको इसको याद करने में अगर थोड़ा इशू है तो ये मैं बता देता हूँ, इसको ऐसे बना लीजिए। तो आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो वाई क्रॉस के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो फिर आप नेगेटिव साइन लगा लीजिएगा। तो अब देखिए ये जो आर वेक्टर है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। तो हम उसको मान लेंगे R1 और जो फोर्स लग रहा है वो जिस पॉइंट पर लग रहा है उसको हम बोल देंगे R2, ठीक है। तो मेरा जो R वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना। तो ये जो R वेक्टर अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं तो ये इधर की ओर रहेगा, तो मतलब कि के कैप की ओर रहेगा। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हमें जीरो के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो अब क्या लोग क्या करेंगे कि इसको R2 ले लेंगे, इसको R1 ले लेंगे। कि इसके अबाउट निकालना है तो इसको R2 ले लिया, यहाँ पर जो फोर्स है वो जो यहाँ लग रहा है उसको R1 ले लिया और फिर वो क्या करेंगे कि R वेक्टर इज माइनस के कैप। तो यहाँ से उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या आंसर हो जाएगा, -6 आई कैप हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप है और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 6। तो अब देखिए इसमें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है 6 आई कैप। तो अगर आपको डायरेक्शन आता है तो ये सवाल आप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to 2 ends of a rigid rod of length 1 meter. 2 पार्टिकल है, ये लेंथ 1 मीटर है, ये है हमारा 5 kg का, ये है हमारा 10 kg का, विथ नेग्लिजिबल मासेस, ठीक है। इस रॉड का जो मास है वो नेग्लिजिबल है। हमसे क्या पूछा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब कि जहाँ भी कहीं भी सेंटर ऑफ मास होगा उसका डिस्टेंस इस 5 kg वाले पार्टिकल से कितने दूरी पर होगा। तो देखिए अब कॉमन परसेप्शन
अगर आप लगाते हैं तो देखिए, अगर दो इक्वल मास के हैं पार्टिकल तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एकदम सेंटर में होगा। अगर मान लिया कि ये अगर 1 मीटर होता तो ये होता 0.5 मीटर और ये भी होता 0.5 मीटर। तो ये चूँकि 10 ज़्यादा है पास से, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर की ओर शिफ्ट होगा, 10 kg की ओर। तो इससे तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब बचा दो, तो इसको निकालने के लिए आपको जो स्टैंडर्ड फार्मूला है सेंटर ऑफ मास का, एक CM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, 5 kg से को रेफरेंस लेकर के हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमसे ये पूछ रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल, यहाँ से बोल रहा है। तो हम इसका कोऑर्डिनेट 0,0 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो XCM आएगा वो सीधा आपको यहाँ से डिस्टेंस देगा। नहीं तो बहुत सारे लोग अगर इसमें सोचने लगे तो यहाँ पर एक ओरिजिन मानेंगे, फिर इसको कुछ मानेंगे कि चलो ये वो मतलब x पर है, फिर ये x+1 हो जाएगा, तो फिर ये आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा, तो फिर आप उससे x घटाइएगा। तो क्योंकि हमसे पूछा है कि 5 से कितना डिस्टेंस होगा, तो हम इसको सीधे ही 5 को हम 0 लेते हैं। तो ये हमारे कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 इज़ 5, x1 इज़ 0, m2 इज़ 10, x2 इज़ 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 15। तो 2/3 इंटू 1, ये हो गया मेरा 0.67 मीटर, दैट इज़ 67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए नीट में क्या होता है कि टाइम कम होता है। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि चलो मतलब एक तुक्का लगा लिया जाए, या फिर क्या उसको बोलते हैं कि गट्स पर खेल करके मार लिए आंसर। तो उसमें भी अगर मान लीजिए कि उस टाइम नहीं है तो आप मतलब अगर आप इतना सोच लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 10 kg के पास होगा, तो इससे आपका पहला दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो ऐसे में इनकरेज नहीं करता कि आप तुक्का लगाइए, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगाना है तो वो थोड़ा सेंसिबल तुक्का लगाए। ऐसा नहीं कि सीधे बबल देख लिए 1 2 3 4 अब अपने मन से मार दिए कि 2 होगा कि 3 होगा कि 1 होगा। थोड़ा सा सोचिए, आप क्वेश्चन पढ़ने में आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका इससे जो चांसेस है सही होने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक स्ट्रिंग से 2 मास कनेक्टेड है और जो पुल्ली है वो फ्रिक्शन लेस है। तो एक्सेलरेशन, हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसमें सिंपल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, आप इसको हमेशा से करते आए हैं। यहाँ पर 4g लगेगा, ऊपर t लगेगा, नीचे 6g लगेगा, ऊपर t लगेगा। इसका एक्सेलरेशन मान लिया कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बस सिंपल आप इक्वेशन लिख लीजिए। कैसे लिखेगा इसको, हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो t माइनस 4g इक्वल टू 4a, और यहाँ आप लिखेगा तो आ जाएगा 6g माइनस t इज इक्वल टू 6a। बस इसको ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा 10g इक्वल टू नहीं, ये तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 2g इक्वल टू 10a, a इक्वल टू g/5। ये काफ़ी क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर इज। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये आपका काइनेमेटिक्स जो लीनियर वन डायमेंशन मोशन है उसका काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें दे दिया है कि यहाँ से हम फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये यहाँ पहुँचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये लेंथ निकालना है, ये हाइट निकालनी है ना इसकी टावर की। तो देखिए अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कीजिएगा। आप ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसमें u आता है, v आता है, h आता है। तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है आपका मोशन का, वो है एक तो है v इक्वल टू u प्लस ए टी,
एक है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और है फिर है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए ये हम इस क्वेश्चन को सॉल्व तीनों मेथड से कर सकते हैं, तीनों इक्वेशन लगा के कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर टाइम के बारे में पूछा भी नहीं है, दिया भी नहीं है, तो यहाँ पर हम ये दोनों इक्वेशन यूज नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। एक तो सीधे आप इसको यूज कर दीजिए, v भी है, u भी है, a भी है, हमें बस ऐसे ही तो पूछा है। तो जैसे अगर आप इसको यूज कीजिए तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर प्लस 2gs, यही फाइंड करना है। s क्या हो जाएगा 6400 माइनस 400 बाई 20 एंड दैट इज 320 नहीं, ये 300 हुआ, सॉरी 300 मीटर। तो आपका आसानी से ये आंसर आ गया। हम इसको भी यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है थोड़ा लेंदी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को यूज़ करते हैं। तो v मेरा क्या है 80 है, u क्या है 20 है, g पहले हम t फाइंड कर रहे थे, तो मेरा t क्या आ जाएगा 6 सेकेंड। अब 6 सेकेंड को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो s क्या हो जाएगा ut 20 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 6 का होल स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो कितना हो गया 120 प्लस 180, यहाँ से भी मेरा 300 आंसर आ गया। लेकिन वही बात है ना कि इसमें टाइम ये जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मैं तो पहले ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप दोनों मेथड से प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये भी आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि नीट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेज कर लिए, आपको चीज़ें आती हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर ले आइएगा। अगर आपको आता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो आप आते हुए भी मार्क्स खो दीजिएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। मैं हमेशा एम्फोसाइज करता हूँ कि फिजिक्स आप जब भी पढ़ें, आप उसको मल्टीपल वे से पढ़ें, मल्टीपल फार्मूला लगा करके पढ़ें, कंपेयर करें, टाइम फैक्टर को भी ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं तो यू आर डूइंग अ ग्रेव मिस्टेक, क्योंकि आपका जो पेपर होता है उसमें आते हैं 180 क्वेश्चंस, आपके पास टाइम होता है 180 मिनट्स। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, आपको उस पर क्वेश्चन पढ़ना भी है, बबल भी मार करना है, अटेंडेंस सीट में साइन भी करना है, और अगर कुछ हो गया खांसी वोसी, बाकी बहुत सारा चीज़ होता है, पेन नहीं चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सारा चीज़ है। तो you are getting less than 1 minute to solve a question. So unless you practice very much and you have a broad understanding of the subject, then only you can attempt your paper in a very comprehensive manner and get good marks. So keep in mind, manage your time well and apply concepts accordingly. ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक लेंथ है वायर का L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इस तरह का कुछ वायर है, ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब क्या बोल रहा है कि एक ये हिंज से लटक रहा है, द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस। अगर हम इस यहाँ पर एक मास M लगाते हैं तो उसका जो लेंथ L है वो L से L1 हो जाता है। हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन फ्रॉम द यंग्स मॉडुलस इज। तो देखिए एक ये इस क्वेश्चन को एक मैं कन्वेंशनल मेथड से करता हूँ और मैं एक अनकन्वेंशनल मेथड भी बताऊँगा, जो कि ऑप्शन देख करके आप बिना ज़्यादा सोचे ही आंसर मार्क कर सकते हैं। तो पहला तो यही हो गया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमारा जो फोर्स है वो mg है, एरिया a है, यंग्स मॉडुलस डेल एल क्या हो गया L1 माइनस एल, और L तो मेरा ओरिजिनल लेंथ था ही, तो यहाँ से मेरा यंग्स मॉडुलस हो गया mg L अपॉन a L1 माइनस एल। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ ऑप्शन आ गया। अब मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में हैं, आपके पास 2 सेकंड बचा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें।
क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तो देखिए कुछ चीज़ें क्या है कि मतलब चल जाती हैं, ये बहुत ही अनकन्वेंशनल मेथड है। जैसे देखिए अगर आप कभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जनरली या भी कोई भी मटेरियल पढ़िए कोचिंग का, तो यंग्स मॉडुलस का जो रेंज होता है वो 10⁵ टू 10⁷ या 8 होता है, इस रेंज का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा है यंग्स मॉडुलस का वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए तो बहुत ज़्यादा जब वैल्यू कब होगा किसी भी क्वांटिटी का, या तो उसके डिनोमिनेटर में बहुत ही कम वैल्यू है, जैसे 1/0.001 क्या होता है, ये होता है 1000, तो उसके डिनोमिनेटर में बहुत छोटी क्वांटिटी है, या फिर उसके न्यूमरेटर में बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जैसे 10⁶/1। दो ही केस में किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इन जनरल क्या होता है लेंथ क्या होता है, मतलब ज़्यादा क्या होगा, 100 मीटर होगा, 200 मीटर होगा। तो क्या है कि देखिए यहाँ पर ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा ये मतलब 1000 के रेंज के आसपास का होगा। यहाँ पर L1 - L2 छोटी क्वांटिटी ऊपर ही आ रही है, तो ये तो बहुत ही कम है। सेम यहाँ पर भी वही हाल है। लेकिन यहाँ देखिए L1 - L2, अब कितना भी हम फोर्स लगाएंगे, अब कॉपर है तो उसके लेंथ में जो चेंज होगा वो बहुत कम होगा, टू द ऑर्डर ऑफ 0.00001, बहुत छोटा क्वांटिटी होगा। अगर वो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है तो ये आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि करेक्ट हो जाए। तो मैं से आपको ये कहूँगा कि आप इस मेथड को मत ही फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब, और जो भी नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस भी आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखिएगा तो उसमें लिटरली क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि जो कि डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व हो रहा है। आपको क्वेश्चन इतना बड़ा दिया हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फाइनली पूछा है कि या तो लेंथ पूछा है या तो टाइम पूछा है, और जो 4 ऑप्शन है वो मतलब वेरिएबल्स में दिए गए हैं। तो सिंपली अगर आप इन वेरिएबल्स का अगर डायमेंशन कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको सेकेंड मीटर जो भी है वो आ जाएगा, और बस एक ही ऑप्शन का रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन सेटर्स है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कभी कभी चेक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट अगेन आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि और जब आप पढ़िए तो थोड़ा और फोकस हो करके पढ़िए। आप सबका एक रेंज एक माइंड में रखिए कि कितना से कितना आता है, ताकि कहीं आप ब्लंडर नहीं कर जाएं क्वेश्चन में। जनरली मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि आप करंट कैलकुलेट करना है और आपका जो करंट का वैल्यू है वो 10⁴ एम्पियर आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ें बहुत फोकस होकर पढ़ें और मल्टीपल डायमेंशन से कवर करें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। सो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही है, और मैं 1 या 2 पार्ट इसके और भी आएंगे जिसमें मैं जो रेस्ट जो क्वेश्चंस है मैं उनको भी सॉल्व कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।